साथ करेंगे। बीजेपी ने कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं। सुनील जाखड़ को पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और जी किशन रेड्डी को तेलंगाना की जिम्मेदारी मिली है। बाबूलाल मरांडी को झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो प्रदेश इकाइयों में सबसे पहले तो बदलाव किए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से, क्योंकि ये जरूरी हो जाता है कि प्रदेश इकाइयों में जब परिवर्तन होगा तो छोटे स्तर पर जो जीत होगी वो मिलकर के एक बड़ी जीत बन जाएगी। अब देखिए, पंजाब को साधा गया क्योंकि पंजाब को साधना बहुत ज्यादा जरूरी है। पंजाब में बीजेपी बहुत कमजोर है, ऐसे में सुनील जाखड़ वहां पर क्या करिश्मा करके दिखाएंगे, जानना बहुत महत्वपूर्ण। तेलंगाना में भी बीजेपी को अपनी जड़ें मजबूत करनी है, इसलिए उसको भी वरीयता दी गई और आगामी चुनावों को देखते हुए भी ये बड़ा बदलाव किया गया है कुछ राज्यों में। तो बड़ी खबर है, मिशन 2024 को देखते हुए बीजेपी संगठन में बदलाव हो रहे हैं। जी किशन रेड्डी को तेलंगाना की जिम्मेदारी मिली है, बाबूलाल मरांडी को झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इन राज्यों में आगामी चुनावों को देखते हुए ये बड़ा फैसला बीजेपी की ओर से लिया गया है। एक और बड़ी खबर दिल्ली से बता दें, संतोष सुमन को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी Y+ कैटेगरी की सुरक्षा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जीतन राम मांझी के बेटे हैं संतोष सुमन और IB की थ्रेट रिपोर्ट के आधार पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने प्रदान की है VIP सुरक्षा। संतोष सुमन की सुरक्षा में तैनात रहेंगे CRPF के कमांडोज। हाल ही में संतोष और उनके पिता महागठबंधन का साथ छोड़कर NDA में शामिल हुए थे। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे, संतोष सुमन को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। तो IB की थ्रेट रिपोर्ट के आधार पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये प्रदान की है सुरक्षा। संतोष सुमन की सुरक्षा में तैनात रहेंगे CRPF के कमांडोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आंध्र प्रदेश के पुट्टुपर्थी में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस पूरे आयोजन में श्री सत्य साई की प्रेरणा और उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। मैंने इस कन्वेंशन सेंटर की तस्वीरें देखी है। सेंटर में अध्यात्मता की अनुभूति हो और आधुनिकता की अभावी हो। इसमें सांस्कृतिक दिव्यता भी है और वैचारिक भव्यता भी है। यहाँ अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े पूरी दुनिया के विद्वान इकट्ठा होंगे। और PM ने कहा कि आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। अभी तक यात्री भोपाल से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के सफर का आनंद ले रहे थे। अब भोपाल से इंदौर और भोपाल से जबलपुर का सफर तेज भी होगा, आधुनिक भी होगा और सुविधा से संपन्न भी होगा। साथियों, मैं जानता हूं कि आप सभी अपने अपने बूथ में वर्ष भर बहुत व्यस्त रहते हैं। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर देश भर में जो कार्यक्रम हो रहे हैं और उसमें आप लोग जो मेहनत करते हैं, दिन रात जुटे रहते हैं, उसकी जानकारियां लगातार मुझ तक पहुंच रही है। मैं जब अमेरिका और मिस्र में था तब भी आपके प्रयासों के बारे में मुझे लगातार जानकारी मिलती रहती थी। इसलिए वहां से आने के बाद सबसे पहले
आप सभी से मिलना ये मेरे लिए ज्यादा सुखद है, ज्यादा आनंददायक है। आगे बढ़ रहे दिल्ली में 7 जुलाई को बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक में बीजेपी के सभी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। प्रदेश संगठन मंत्री और प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे बैठक की अध्यक्षता। जेपी नड्डा और बीएल संतोष करेंगे बड़ी बैठक। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश संगठन मंत्री और प्रभारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और खुद जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। तो जो चुनाव नजदीक आएंगे वैसे ही ये जो तमाम गतिविधियां हैं वो और ज्यादा तेजी से बढ़ती जाएंगी। दिल्ली में 7 जुलाई को बीजेपी की ये बड़ी बैठक मानी जा रही है आगामी लोकसभा चुनावों के संदर्भ में, और जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उस संदर्भ में भी ये बड़ी खबर मानी जा रही है। तो प्रदेश संगठन मंत्री और प्रभारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बीएल संतोष भी इस बैठक में रहेंगे। और दिल्ली से अगली बड़ी खबर, कांवड़ यात्रा के लिए रूट डायवर्जन। दिल्ली से बड़ी खबर है ये, देहरादून हाईवे पर ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। 6 जुलाई को हाईवे को वन वे कर दिया जाएगा। कांवड़ियों की संख्या बढ़ने पर संचालन में बदलाव होगा। भारी वाहन के संचालन में बदलाव किया जाएगा और 6 जुलाई से 16 जुलाई की शाम 6 बजे तक बदलाव रहेंगे। बिजनौर, हरिद्वार, देहरादून से भारी वाहनों के आने पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर भी इसमें शामिल है क्योंकि ये रूट ज्यादा रहता है कांवड़ियों का। और ऐसे में 6 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई की शाम 6 बजे तक ये बदलाव रहेंगे। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने महाराष्ट्र में एनसीपी से टूटकर अजीत पवार के बीजेपी में शामिल होने को लेकर के हमला बोला है। नीरज कुमार ने कहा कि बीजेपी वो पार्टी है जो अपने सहयोगी पार्टियों के वजूद को खत्म करने में हमेशा लगी रहती है। यही उनका डीएनए है। पहले शिवसेना को तोड़ा और फिर अब एनसीपी पर दांव खेला है। नीरज कुमार ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी ने जिस एनसीपी को तोड़ करके सरकार में शामिल कराया है उन लोगों पर घोटालों का भी आरोप है और उन पर ईडी की कार्रवाई चल रही है, फिर भी बीजेपी उसे सरकार में शामिल करवा रही है। उन्होंने सवाल ये उठाया कि तो क्या अब ये सभी घोटालों से मुक्त हो गए हैं और अब ये सब राष्ट्रवादी बन जाएंगे? जो राजनीतिक कुकृत्य किया गया यह पुष्टि करता है कि पहले धमकाओ संस्थाओं के माध्यम से, फिर उसको शामिल कराओ। अब तो वॉशिंग मशीन में सब लोग को धो दिया गया। अभी तो सब राष्ट्रवादी हो गए, एकात्म मानवतावाद के सब पुजारी हो गए। और साथ ही साथ माननीय नीतीश कुमार जी तो देश के पहले राजनेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इस कुचक्र को पहले से भांप लिया और 45 एमएलए की पार्टी नाको दम करके रख दिया है देश के अंदर में। अरे विधायकों को तोड़ लोगे, संस्थाओं का इस्तेमाल करोगे, लेकिन देश के लोकतंत्र की आत्मा पर जब चोट करोगे तो विपक्षी पार्टियों की जो गोलबंदी का असर है उसका असर आपके हर कुचक्र का 2024 में जवाब मिलेगा। ब्यूरो चीफ मनोज हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, जब से ये पूरा महाराष्ट्र का सियासी घटनाक्रम हुआ है, विपक्ष एक ही सवाल पूछ रहा है कि जितने भी लोग बीजेपी में शामिल हुए क्या वो अब भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएंगे? जी बिल्कुल, देखा जाए कि जिस प्रकार नेताओं का जो इस तरह का जो दौर चला है और आए दिन आरोप लग रहे हैं और बीजेपी से यदि कोई दूसरे दल में जाता है तो वो भ्रष्टाचारी हो जाता है। आप बीजेपी के लोगों से इस मामले में यदि बात करें तो उनका कहना है कि नहीं, यदि बीजेपी में जब रहते हैं तो सही तरीके से कोई भी काम होता है। अब बीजेपी से हटते ही वे लोग दूसरे दल में हो जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं उनका मानना था कि बीजेपी में दल आने के बाद ये लोग साग पाक हो जाते हैं, सही तरीके से काम करते हैं और देश का विकास के बारे में सोचते हैं। लेकिन बीजेपी से हटते ही ये गलत कामों में और गलत नीतियों में लग जाते हैं। इस तरह का बयानबाजी अक्सर देखने सुनने को मिलता है बिहार में। ठीक है मनोज, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए।
इधर पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान लैंड फॉर जॉब केस में तेजस्वी यादव पर दाखिल चार्जशीट और एनसीपी में टूट को लेकर के बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ईडी, चुनाव आयोग, फिल्म स्टार, सीबीआई का दफ्तर आरएसएस का हो गया है। इन सभी संस्थाओं को आरएसएस कंट्रोल कर रही है। और वहीं उन्होंने हम नेता संतोष मांझी को जेट सुरक्षा दिए जाने पर भी सवाल खड़े किए। पप्पू यादव ने कहा कि सुरक्षा को लेकर के बीजेपी का मापदंड क्या है? जो भी बीजेपी में जाता है उसको सुरक्षा मिलने लगती है। अलग विचारधारा में रहेंगे अलग अलग, तो विपक्ष के कमियों को तो कोई निकालेगा ना हो। मां बहन की हार्दिक पटेल गाली देता था और महबूबा सबसे ज्यादा अलगाववाद की बात करने वाला, उनके साथ बीजेपी कैसे गई? और लालू यादव जी के साथ मायावती जी पर आप सबसे आरोप लगाए, कैसे गए? और 77 करोड़ का 1000 करोड़ का आरोप नहीं ना है। और मैं ये बात दिल से कहता हूं, ये तो छोटी बातें थी। लालू यादव और नीतीश कुमार जी के बीच वैचारिक छोड़ व्यक्तिगत दुश्मनी शुरू हो गई। ब्यूरो चीफ मनोज हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, पप्पू यादव जब भी निशाना साधते हैं सरकार पर तो जोरदार तरीके से साधते हैं और इस बार भी उन्होंने यही कहा कि जो लोग बीजेपी में शामिल होने लगते हैं उनको अचानक से सिक्योरिटी मिलने लगती है। इस पर सवाल खड़ा किया है। जी बिल्कुल, देखिए पप्पू यादव जो है आज के डेट में बिहार के लिए मौका परस्त नेता हो चुके हैं। कुछ दिन पहले वो आरजेडी के विरोध में बोला करते थे, महागठबंधन के विरोध में बोल रहे थे। अब अचानक जब से देखे कि ये नीतीश जी जब चले गए महागठबंधन के साथ, तो अब वो भाजपा के विरोध में बोलना शुरू कर दिया। हालांकि देखिए ना, बीजेपी के बारे में ये भी बोला कि ये सभी समस्याओं को कंट्रोल कर रही है। यही उन्होंने नेता संतोष मांझी को जदयू सुरक्षा दिए जाने पर बहुत बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी का मापदंड क्या है। बीजेपी में जाते ही उनके सुरक्षा मिलने लगता है, जबकि 10 दिन पहले वाई सुरक्षा, 10 दिन के बाद वाई प्लस और फिर 10 दिन के बाद जेट सुरक्षा मिल जाती है, जिससे नेताओं को अपने घर कुत्ते को भी डर नहीं लगता। तो इस तरह का इन्होंने बहुत से बीजेपी पर बोला। और उनका कहना है कहीं ना कहीं बीजेपी को बिहार में जो है डर सताता है, या फिर बीजेपी कहीं ना कहीं अपना पावर दिखलाती है कि केंद्र में हम बैठे हुए हैं और केंद्र में बैठकर उसकी जो फायदाएं हैं उनके दूसरे दल से जो नेता जैसे मुकेश सहनी हो गए, संतोष मांझी हो गए, तो फिर ये जितने भी दूसरे दल से आ रहे हैं नेता उनको सुरक्षा देकर प्रलोभन दिया जाता है। तो इनका कहना है कि बीजेपी में जाइए और अपना ये ड्यूटी को सुरक्षित कर सकते हैं। तो पप्पू यादव आए दिन बीजेपी पर मतलब कहीं ना कहीं वो दिखला रहे हैं कि बीजेपी में, तो कहीं ये भी बीजेपी के लोगों का कहना है पप्पू यादव के प्रति कि बीजेपी में क्यों नहीं चले आते हैं पप्पू यादव भी, उनको भी सुरक्षित है। इस तरह की बातें चल रही है अभी बिहार में। ठीक है, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। बिहार के सहरसा में एम्स अस्पताल के निर्माण को लेकर के पिछले 8 वर्षों से संघर्ष किया जा रहा है। एम्स निर्माण संघर्ष समिति के बैनर तले और अन्य सामाजिक संगठनों के द्वारा लगातार हस्ताक्षर अभियान और अनशन करके सरकार को जगाने की कोशिश की जा रही है। कोसी के लोग लगातार 8 वर्षों से एम्स का निर्माण सहरसा में ही हो, जिसके लिए कदमताल कर रही हैं। एम्स महाअस्पताल निर्माण के लिए जितनी जमीन चाहिए वो जमीन सहरसा से चिन्हित कर सरकार को रिपोर्ट भी भेज दिया गया है, लेकिन सहरसा के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। इसी विषय में आंदोलन का रूप देने के लिए आज स्थानीय विवाह भवन शंकर चौक पर एम्स निर्माण सहरसा में हो, इसके लिए सर्वदलीय महाबैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी दलों के लोगों ने भाग लिया है। हम आज जो बैठक हुई उससे जो निष्कर्ष निकल के आया, ये एक स्टीयरिंग कमेटी बनेगी। हम सहरसा के सर्वांगीण विकास के लिए का एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे और उस पर निर्णायक संघर्ष का फैसला लेंगे। इस दौरान अभी स्टीयरिंग कमेटी बननी शेष है। प्रखंडवार हम लोग हर प्रखंड में दौरा करके संघर्ष के लिए लोगों को तैयार करेंगे और आगामी 31 जुलाई को महीने के लास्ट अंतिम दिन हम सहरसा का गांव से लेके जिला मुख्यालय को, प्रखंड, अनुमंडल और जिला मुख्यालय को बंद करें। सर्वदलीय बैठक सहरसा की उचित मांग के लिए बुलाई गई है। यहाँ एम्स पहले से प्रस्तावित था,
और सरकार की नज़र में दरभंगा को हम लोगों ने चुना था। दरभंगा रद्द हो गई है। ये सहरसा पहले से प्रस्तावित है, इसलिए इसका हक बनता है, अधिकार बनता है। और यह गरीब एरिया महाकोशी से ब्रिज, वहाँ गरीबों को जेब पर वस्त्र नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, इसलिए मजदूरी। हम आज जो बैठक हुई उससे जो निष्कर्ष निकल के आया, ये एक स्टीयरिंग कमेटी बनेगी। हम सहरसा के सर्वांगीण विकास के लिए का एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे और उस पर निर्णायक संघर्ष का फैसला लेंगे। इस दौरान अभी स्टीयरिंग कमेटी बननी शेष है। प्रखंडवार हम लोग हर प्रखंड में दौरा करके संघर्ष के लिए लोगों को तैयार करेंगे और आगामी 31 जुलाई को महीने के लास्ट अंतिम दिन हम सहरसा का गांव से लेके जिला मुख्यालय को, प्रखंड, अनुमंडल और जिला मुख्यालय को बंद करेंगे। हम आज महाराष्ट्र में एनसीपी में हुए टूट का पॉलिटिकल रिएक्शन अब बिहार में भी दिखने लगा है। बीजेपी नेताओं के तरह तरह के बयान भी सामने आने लगे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में विपक्ष का कमान अभी बीजेपी के हाथ में ही है। बीजेपी सांसद व पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने ये कहकर नीतीश कुमार को चौंका दिया कि बिहार में भी कुछ ठीक नहीं हो सकता है। तो अब बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व बीजेपी के मोतिहारी विधायक प्रमोद कुमार ने भी नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है और कहा कि नीतीश कुमार को यह तय करना है कि वे भ्रष्टाचारियों से जेल गेट पर मिलने जाएंगे या जनता के बीच में जाएंगे। राजनीति में कोई काम असंभव नहीं है, हर काम संभव है। अब परिस्थिति जो है, अब एक तरफ भ्रष्टाचारी है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार में उंगली नहीं घुसाएंगे। तो अब जेल गेट पर जाकर भेंट करना नहीं होगा, जाना होगा कि नहीं? जब भ्रष्टाचारी उनके कैबिनेट के लोग जेल में जाएंगे तो जेल गेट पर जाकर उनको सैल्यूट देना होगा ना जी। महागठबंधन की सरकार ने यह घोषणा किया था कि अपने पहले कैबिनेट की बैठक से हम 10 लाख लोगों को बिहार में नौकरी देंगे, लेकिन अब तक उन्होंने नौकरी नहीं दिया। ये नौकरी कब देंगे? साथ ही अभी बिहार सरकार ने जो डोमिसाइल नीति लागू किया है, एक तो पहले इन्होंने जो नियम बनाया शिक्षक नियमावली, तो शिक्षक नियोजन नियमावली में इन्होंने यह अनिवार्य किया कि हम एसटी, ईटी और टीईटी। एनसीपी पार्टी प्रमुख शरद पवार का सोमवार देर रात मुंबई में भव्य स्वागत किया गया। दरअसल जिस दिन अजीत पवार के साथ 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, उस दिन शरद पवार पुणे में थे। शरद पवार अपने निवास स्थान सिल्वर ओक पर पहुंचे थे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और उन पर फूल बरसाए। सिंचाई विभाग के मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन ने किया कलम बंद हड़ताल। पूरे उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों ने किया कलम बंद हड़ताल। खंडीय संवर्ग के कर्मचारियों ने आज दिन भर नहीं किया काम। विभाग के कर्मचारियों का आरोप है स्थानांतरण पॉलिसी में हुआ खेल, मनमाने तरीके से स्थानांतरित करने के आरोप लगाए गए हैं। आज और कल कर्मचारियों ने पेन ना उठाने का संकल्प लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विभाग के कर्मचारियों का आरोप स्थानांतरण पॉलिसी में हुआ बड़ा खेल, मनमाने तरीके से स्थानांतरित करने के आरोप लगाए गए हैं। आज और कल कर्मचारियों ने पेन ना उठाने का संकल्प लिया है और सिंचाई विभाग के मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन ने किया कलमबंद हड़ताल। सिंचाई विभाग के मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन ने किया कलमबंद हड़ताल। पूरे उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों ने किया कलमबंद हड़ताल।
विभाग के कर्मचारियों का आरोप, स्थानांतरण पॉलिसी में हुआ खेल। संदीप मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने। संदीप, कब से ये हड़ताल चल रही है और संभावित कब तक है कि कब तक ये हड़ताल चलेगी? देखिए, बिल्कुल निश्चित जिस तरीके से स्थानांतरण पॉलिसी इस बार लागू की गई थी सिंचाई विभाग में, और सिंचाई स्थानांतरण पॉलिसी को लेकर के मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन इसका विरोध कर रहा है और लगातार इस विरोध को उसने कलमबंद तरीके से इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। साफ है कि जिस तरीके से स्थानांतरण पॉलिसी की गई है उसका विरोध किया जा रहा है, इसीलिए उत्तर प्रदेश के हर जनपदों में जो है कलमबंद तरीके से अभियान ये विरोध जताया जा रहा है, हड़ताल जताई जा रही है। यानी कि आज और कल 2 दिन लगातार वो जो है कलमबंद तरीके से जो है इसका प्रदर्शन करते रहेंगे। इसके साथ ही साथ में अगर बात की जाए तो आने वाले समय में अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो निश्चित तौर पे वो कर्मचारी एक उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि जिस तरीके से या अधिकारियों की मनमानी का आरोप लगाया है उन्होंने, जिस तरीके से मनमानी ढंग से इन ट्रांसफर पॉलिसी को, नीति को लागू किया गया है, कहीं ना कहीं इसका जो है कर्मचारी विरोध करते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख करके उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जिस तरीके से स्थानांतरण पॉलिसी की गई है कहीं ना कहीं उसमें सुधार की आवश्यकता है, लेकिन कहीं ना विभाग ने जब इस बात को नहीं माना तो कर्मचारियों ने आज और कल 2 दिन का जो है कलमबंद तरीके से हड़ताल कर दिया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। सावन महीने की शुरुआत शुरू हो चुकी है और इस बार सावन 59 दिनों का होगा। इसे लेकर कावड़ मार्ग से घाटों पर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। तो वहीं भगवान शिव के भक्तों की खास वेशभूषा के लिए बाजार भी सज गए हैं। संगम नगरी प्रयागराज के बाजार में इस बार शिव भक्तों के लिए खास टी शर्ट तैयार की गई है, जिसमें भगवान भोलेनाथ की तस्वीर के साथ बुलडोजर और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है। इसके साथ ही पीएम मोदी और सीएम योगी के प्रिंट वाले टी शर्ट भी बाजार में दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बुलडोजर वाली तस्वीर कावड़ियों की पहली पसंद के तौर पर सामने आ रही है और यही वजह है कि दुकानदार भी बड़ी संख्या में बुलडोजर वाले टी शर्ट को मंगवा रहे हैं। डमरू, त्रिशूल की प्रिंट वाली टी शर्ट और भगवा गमछा भी कावड़ियों को आकर्षित कर रहा है।